शाम हो चली थी। आसिफ बेग ने डाक बंगले का मेन गेट बंद कर रखा था और मुंतज़िर था कि उनके चारों दोस्त वापस आएं तो गर्मा गर्म चाय पी जाए। आसिफ बेग से ज़्यादा किरण और उसकी सहेली गुलनार उन सब की वापसी का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। इन चारों दोस्तों को गए 4 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके थे, जबकि जाते हुए वो ये कहकर गए थे कि वो 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। इसलिए आसिफ बेग ने चाय बनाकर थर्मस में भर दी थी और साथ में खाने के लवाजमात एक पुरानी मेज़ पर सजा दिए थे। किरण और गुलनार घूम फिर कर इस डाक बंगले को देख चुकी थी। ये 3 कमरों और एक बावर्ची खाने पर मुश्तमिल मुकम्मल घर था। किरण और गुलनार का ख्याल था कि यहाँ पर आसानी से रहा जा सकता है, बशर्ते कि ज़रूरी सामान यहाँ ले आया जाए, जबकि उनके अंकल आसिफ ने उन्हें कहा कि जंगल में सिर्फ जानवर रह सकते हैं, इंसान तो कुछ दिन ही यहाँ गुजार सकते हैं। मगर उनकी इस बात से किरण और गुलनार ने इत्तेफाक ना किया था। ये डाक बंगला एक तरह से 5-6 दोस्तों की मलकियत था, क्योंकि जंगल का ये हिस्सा उनमें से एक दोस्त को ठेके पर मिला हुआ था और वो काम करवाने अक्सर यहाँ आते रहते थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ डाक बंगला भी तैयार करा लिया था और जब उन सबका दिल चाहता यहाँ चले आते थे और छोटे मोटे शिकार के अलावा एक तरह से पिकनिक मनाते थे। उस वक्त यहाँ सिर्फ वो तीनों मौजूद थे, या डाक बंगले के बाहर गीदड़। इंतज़ार करते करते रात हो गई तो तीनों परेशान हो गए, बल्कि किरण तो अपने अब्बू को याद करके रोने लगी। किरण को स्कूल से छुट्टियां हो गई थी और उन दिनों वो फारिग थी। उसके अब्बू शिकारी थे और आए दिन शिकार पर जाते रहते थे। किरण की अम्मी का इंतकाल किरण के बचपन में ही हो गया था। तब से किरण की परवरिश उसकी फूफो कर रही थी और उनकी मोहब्बत ने किरण को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसके अब्बू भी अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उसका एक सबूत ये भी था कि उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी कि कहीं सौतेली माँ बेटी पर जुल्म ना करे। इत्तेफाक से किरण की फूफो की एक पुरानी सहेली की शादी थी। उनकी ये सहेली बहुत पक्की सहेली थी, मगर दूसरे शहर में रहती थी और उन्होंने फूफो को बहुत इसरार से बुलाया था। फूफो चाहती थी कि किरण भी उनके साथ चले, मगर किरण का मूड नहीं था। उसने फूफो से कहा कि वो चली जाएं, वो अपना तमाम काम खुद कर लेगी। चुनाचे फूफो के साथ जाने की बजाय किरण, उसके अब्बू, अम्माद अली और 2 नौकर ही घर में रह गए थे। अभी फूफो को गए एक रोज़ ही गुजरा था कि अम्माद अली के दोस्त आसिफ बेग अचानक ही आ धमके और आते ही अम्माद अली से चलने की तैयारी का मुतालबा कर दिया। दरअसल उन सब दोस्तों का शिकार पर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मसला ये था कि अगर अम्माद अली जाते तो किरण बिल्कुल अकेली रह जाती। चुनांचे आसिफ बेग ने तजवीज़ पेश की कि किरण को भी हमराह ले चलें, इस तरह वो बोर नहीं होगी। किरण ने जब अंकल आसिफ की ज़ुबानी ये सुना तो उछल पड़ी। उसे शिकार का शौक़ तो नहीं था, मगर वो ये ज़रूर चाहती थी कि जंगल देखे। इसलिए अपनी ख्वाहिश को पूरा होते देखकर उसने फ़ौरन रज़ामंदी का इज़हार कर दिया। अम्माद साहब भी राज़ी हो गए। किरण ने अपनी सहेली गुलनार को ले जाना पसंद किया, क्योंकि गुलनार को शिकार और मुहिम जोई का वाकई शौक़ था। दोनों सहेलियां अम्माद साहब, आसिफ बेग और उनके 3 दोस्तों के हमराह ये काफ़िला ज़रूरी सामान के साथ जंगल रवाना हो गया था और यहाँ वो इसी डाक बंगले में आ गए थे। और फिर दोपहर का खाना खाने के बाद वो चारों आसिफ बेग को बच्चियों के पास छोड़कर जंगल में चले गए। वो लोग गाड़ी में ही गए थे और उनका इरादा आगे जाकर जंगल में शिकार का था। आसिफ बेग ने रोती हुई किरण को चुप कराया और वो इधर उधर टहलने लगे। आखिर ये बात उनकी समझ में आई कि यकीनन गाड़ी आगे जाकर खराब हो गई होगी, इसलिए अब तक वो लोग वापस नहीं आए। उन्होंने ये बात किरण को समझाई भी कि वो भी मुतमईन हो जाए और बोले, किरण और गुलनार बेटी, तुम दोनों खाओ पियो, हो सकता है कि उनको आने में देर हो जाए। अच्छा अंकल, किरण ने कहा और थर्मस से चाय निकालकर अंकल आसिफ को दी। आसिफ अंकल ने बातों बातों में और इसरार करके उन्हें इतना कुछ खिला दिया कि रात का खाना खाने की भी ज़रूरत ना पड़े। दरअसल वो फिक्रमंद थे कि अगर उनके दोस्त रात तक वापस ना आए तो दोनों बच्चियां कुछ नहीं खाएंगी। खाना खाने के बाद किरण, गुलनार और आसिफ अंकल बातें करते रहे। आसिफ अंकल उन्हें अपने शिकार के कारनामे सुनाने लगे। उनके मज़ाहिया अंदाज और पुरतजस्सुस किस्सों ने लड़कियों को बहुत महजूज किया। इस चक्कर में रात आधी होने को आ गई। आसिफ बेग ने बच्चियों को आराम करने को कहा और खुद भी लेट गए। हकीकत में उनका दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन वो बच्चियों को परेशान नहीं करना चाहते थे। किरण और गुलनार कुछ देर तो धीमे लहजे में गुफ्तगू करती रहीं और फिर नींद की आगोश में चली गईं। सुबह सवेरे आसिफ बेग अपने बिस्तर से निकले। उस वक्त धुंधकी बढ़ गई थी। किरण और गुलनार सो रही थीं। उन्होंने चाय बनाई और नाश्ते का सामान मेज़ पर रखकर 1 कप चाय पी और फिर लड़कियों की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थीं। आसिफ बेग ने एक कागज़ पर उनके लिए पैगाम लिखकर थर्मस के नीचे इस तरह रखा कि लड़कियों की निगाह फ़ौरन इस पर पड़ जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी राइफ़ल और कुछ दूसरा सामान साथ लिया और बाहर से ताला लगाकर चले गए। किरण और गुलनार की आंख खुली तो काफ़ी दिन चढ़ चुका था। पहले किरण की नज़र अंकल आसिफ के पैगाम पर पड़ी। उसने उसे उठाकर बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू किया तो गुलनार भी मुतवज्जा हो गई। किरण पढ़ रही थी, बच्चियों, मैं गाड़ी मरम्मत करने का सामान लेकर जा रहा हूँ। हो सकता है कि उन्हें ढूंढने में देर लग जाए। परेशान मत होना और खाने पर इंतज़ार भी ना करना।
اور دیکھو ڈرنا نہیں، تم دونوں تو ویسے بھی بہادر بچیاں ہو۔ میں دروازہ باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں، تم لوگ یہاں محفوظ ہو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ پڑھتے پڑھتے کرن کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئیں اور وہ فکر مند لہجے میں بولی، اگر گاڑی خراب ہو گئی تھی تو ابو اور انکل پیدل بھی آ سکتے تھے۔ گلنار اس کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے بولی، وہی رات ہو گئی تھی نا، ہو سکتا ہے اس لیے واپس نہ آئے ہوں کہ کہیں اندھیرے میں راستہ نہ بھٹک جائیں۔ آخر یہ جنگل ہے، کوئی مذاق تو نہیں، تم فکر مند مت ہو۔ تمہارے ابو اکیلے تھوڑا ہی ہیں، ان کے ساتھ انکل اختر، انکل ضیاء اور انکل راحیل بھی تو ہیں۔ گلنار کی اس بات سے کرن کو کچھ حوصلہ ہوا۔ دونوں نے پہلے تو ناشتہ کیا اور پھر خاموشی سے رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگیں، مگر حقیقت میں دونوں کے ذہن کہیں اور الجھے ہوئے تھے اور وہ منتظر تھیں کہ کب دروازہ کھلے اور کب وہ سب واپس آ جائیں۔ اب ادھر کی سنیے، آصف بیگ تالا لگا کر چل تو پڑے تھے، مگر دل میں وہ خوفزدہ تھے کہ اگر وہ خود کسی مصیبت میں پھنس گئے تو لڑکیوں کا کیا بنے گا۔ وہ لڑکیوں کو شہر بھی نہیں بھجوا سکتے تھے کیونکہ ایک تو گاڑی نہیں تھی، دوسرے کرن اپنے ابو کے بغیر یہاں سے واپس نہ جاتی۔ چنانچہ ان کو خدا کے سپرد کر کے وہ اسی راستے پر رواں دواں تھے وہ جس پر سے ان کے دوست گزر کر گئے تھے۔ وہ تیزی سے چل رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ابھی تو نہیں جانے کتنے گھنٹے مسلسل چلنا پڑے، مگر ابھی چلتے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ انہیں ایک جگہ گاڑی کھڑی نظر آ گئی۔ کمال ہے، یہ لوگ یہاں ہیں اور ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اگر گاڑی خراب ہو گئی تھی تو پیدل بھی واپس آیا جا سکتا تھا، آصف بیگ سوچ رہے تھے۔ انہیں اپنے چاروں دوستوں پر غصہ آ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ گاڑی تک پہنچے یہ دیکھ کر جھنجھلا کر رہ گئے کہ گاڑی خالی تھی۔ یہ لوگ یہاں سے کہاں غائب ہو گئے؟ آصف بیگ نے سوچا، یہ تو شکار کی جگہ نہیں ہے۔ پہلے تو وہ چاروں طرف دیکھتے رہے اور پھر آوازیں دینے لگے، عماد علی، راحیل، ضیاء بھائی، کہاں ہو تم لوگ؟ مگر ان کی کسی صدا کا جواب موصول نہیں ہوا۔ وہ پھر بھی آواز لگاتے اور ادھر ادھر جاتے رہے۔ شاید وہ اپنا یہ سلسلہ کچھ دیر اور جاری رکھتے کہ ان کی بے خبری میں کسی نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ آصف بیگ کے سر سے کوئی ٹھوس چیز ٹکرائی، انہیں پہلے تو کچھ تارے سے گھومتے نظر آئے اور پھر گھپ اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑے۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی تھی لیکن ابھی تک کسی کی کچھ خبر نہ تھی۔ معلوم نہیں کہاں رہ گئے انکل وغیرہ، ابھی تک واپس نہیں آئے، کرن کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے سے اس کی تشویش کا اندازہ ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سب جہاں کہیں بھی ہیں اکٹھے ہیں اور ان کی واپسی میں کوئی رکاوٹ ہے، اور یہ رکاوٹ کیا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، گلنار بولی۔ پھر کرن کا دھیان ہٹانے کے لیے کہنے لگی، کرن تمہیں پتہ ہے مجھے پستول اور بندوق چلانی آتی ہے اور میرا نشانہ بھی برا نہیں۔ مجھے معلوم ہے جناب، آپ کو جاسوسی اور شکار کا بہت شوق ہے، اسی لیے تو لائی ہوں آپ کو اپنے ساتھ، کرن نے کہا۔ اب لگتا ہے جاسوسی بھی کرنی پڑے گی اور شکار بھی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ماں بدولت بھی شکاری باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ مجھے شکار سے دلچسپی نہ سہی، مگر نشانہ میرا بھی اچھا ہے۔ گلنار دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ اس نے کرن کی سوچ کا رخ موڑ دیا ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک اسی موضوع پر گفتگو کرتی رہیں۔ پھر گلنار نے چائے تیار کی، چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ کھا کر انہوں نے کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یوں ہی شام ہو گئی اور پھر رات کا اندھیرا ہر شے پر حکمرانی کرنے لگا۔ اب کرن کی ہمت جواب دے گئی، بچی تو تھی، رونے لگی۔ گلنار اگرچہ اس کی سہیلی تھی مگر وہ کرن سے عمر میں بڑی اور سمجھدار تھی۔ اس نے کرن کو دلاسا دے کر چپ کرایا اور کہا، بہادر باپ کی بیٹی ہو کر روتی ہو، خدا سے دعا کرو کہ وہ سب خیریت سے ہوں۔ اگر صبح تک وہ لوگ واپس نہ آئے تو ہم خود ان کی تلاش میں نکلیں گی۔ کرن چپ ہو گئی۔ گلنار نے آملیٹ تیار کر کے بڑے جتن سے کرن کو کھلایا کہ اگر کھاؤ گی نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی، اور طاقت نہیں ہوگی تو ہم سب کو تلاش کیسے کریں گے؟ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ڈاک بنگلے کا چوکیدار ان لوگوں کے آتے ہی 3 دن کی چھٹی لے کر چلا گیا تھا، ورنہ شاید اتنی مشکل نہ ہوتی۔ یہ رات دونوں لڑکیوں نے بڑی مشکل سے گزاری، کچھ تو اکیلے ہونے اور کچھ فکر کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے چائے پی کر کچھ کھایا پیا اور وہاں موجود بندوق، کھانے پینے کا ضروری سامان لے کر دروازے تک آئیں تو اسے باہر سے بند پایا۔ اب کیا ہوگا؟ دروازہ تو باہر سے بند ہے، کرن نے کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ دروازہ باہر سے بند ہے نا، کھڑکی تو نہیں؟ گلنار نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کھڑکی کچھ اونچی تھی۔ انہوں نے میز لگا کر کھڑکی کی چٹنی کھولی اور باہر کود گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہی تھیں کہ یکایک انہیں کسی کے دوڑنے کی دھمک سنائی دی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کا خون خشک ہو گیا۔ ایک جنگلی بھینسا تیزی سے بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں پھرتی سے بھاگیں مگر ہوا یہ کہ کچھ آگے جا کر گلنار کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ گر پڑی، جبکہ کرن بھاگتی گئی۔ بھینسا بھی بھاگتے ہوئے کرن کے پیچھے تھا۔ کرن اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور بالآخر وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ بھینسا پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ اب کرن کے ہوش ٹھکانے پر آئے تو گلنار کو نہ پا کر وہ گھبرائی اور الٹے قدموں واپس چل پڑی، مگر پھر اسے رکنا پڑا۔ اس کے سامنے ایک بھیڑیا کھڑا گررا رہا تھا۔ کرن کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بھینسے سے تو بچ گئی، یہ کمبخت بھیڑیا مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میرے پاس تو بندوق بھی نہیں، کرن سوچ رہی تھی اور پھر وہ پلٹی اور ایک جانب بھاگنے لگی۔ بھیڑیا بھی اس کے پیچھے تھا اور پھر بھاگتے بھاگتے کرن کو ٹھوکر لگی۔ کرن کو احساس تھا کہ بھیڑیا اس کے سر پر آ گیا ہے۔
उसे यकीन हो गया कि अब उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। भेड़िए ने गिरती हुई किरण पर जस्त लगाई थी, मगर फिर एक मौजज़ा रोनमा हुआ। गोली की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे भेड़िए की दिलदोज़ चीख बुलंद हुई। किरण ने तो खौफ की वजह से आंखें बंद कर ली थीं। भेड़िए की चीख सुनकर उसने आंखें खोल कर देखा, भेड़िया तड़प रहा था। किरण ने हैरत से अपने इर्द-गिर्द देखा तो उसे मुस्कुराती हुई गुलनार का चेहरा नज़र आया। किरण एकदम खड़ी हो गई। उसके घुटनों पर हराश आई थी, मगर जान बच जाने की खुशी ऐसी थी कि वह बगैर किसी दर्द के एहसास के भागी भी गई और गुलनार से लिपट गई। अब फिर सामान वगैरह समेट कर दोनों लड़कियां आगे रवाना हो गईं। उनकी खुशकिस्मती थी कि गाड़ी के टायरों के निशान मिटे नहीं थे, वरना वो यकीनन रास्ता भटक जातीं। ये जंगल ज़्यादा घना नहीं था और दरख्त एक दूसरे से काफ़ी फासले पर लगे हुए थे। दोनों सहेलियां बहुत एहतियात से मगर तेज़ी से आगे बढ़ रही थीं। चलते चलते वो बीच में कुछ देर सस्ताईं और सेब निकाल कर खाए और फिर चल पड़ीं। आखिरकार उनका सफ़र ख़त्म हुआ और उन्हें गाड़ी नज़र आ गई। वो देखो, गाड़ी तो वहाँ खड़ी है, किरण बड़े पुरजोश लहजे में बोली। गुलनार ने उसका हाथ दबाया और आहिस्ता आवाज़ में कहा, हमें यहाँ बहुत एहतियात से काम लेकर और चुप कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि यहाँ डाकू हों। डाकू? किरण के मुंह से निकला। डरने की ज़रूरत नहीं, आओ मेरे साथ। उन्होंने अपने अपने सामान के थैले वहीं एक तरफ झाड़ियों में छुपाए और सिर्फ छुरी, लाइटर और बंदूक लेकर छुपती छुपाती गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी तक पहुंचकर गुलनार गाड़ी का जायज़ा लेने लगी। जासूसी की हिस्स उस वक्त बहुत तेज़ी से भड़क रही थी। किरण ने गाड़ी में झांका। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, मगर गाड़ी खाली थी। किरण भी गुलनार की तरह इधर उधर देखने लगी और फिर चौंक पड़ी। एक जगह उसे जमा हुआ खून नजर आ गया। उसने गुलनार को भी इस तरफ मुतवज्जा किया और फिर दोनों सहेलियां खून के निशान तलाश करती हुई आगे बढ़ने लगीं। यूं लगता था जैसे किसी शख्स को घसीट कर ले जाया गया हो, क्योंकि वहां ज़मीन पर घसीटे जाने के निशान थे और घास मसली हुई थी। 14-15 कदम चलने के बाद ही वो निशान खत्म हो गए थे। दोनों ने देखा कि आगे छोटी सी पहाड़ी थी, जिसके हर जानिब झाड़ियाँ उगी हुई थी। गुलनार ने झाड़ियों को दाएं बाएं हटाकर देखा तो उसे एक बड़ा सा सुराख नजर आया। बड़े मुहतात अंदाज में वो अंदर दाखिल हुई। ये गारनुमा जगह थी और बाहर से इसके होने का एहसास नहीं होता था। दोनों बगैर आवाज़ पैदा किए आगे जा रही थी। ये गार बहुत वसी था। गुलनार आगे थी और फूंक फूंक कर कदम उठा रही थी। एक जगह पहुंचकर वो रुकी। गार के अंदर एक कमरा नुमा जगह थी जो मसनूई रोशनी से मुनव्वर थी। वहीं एक बड़ी उम्र का शख्स दरवाजे की तरफ पुश्त किए जाने किस काम में मशगूल था, मगर कमरे के सामान और बू से महसूस होता था कि वो किसी साइंसी तजुर्बे में मशगूल है। ये जगह साइंस की लेबॉर्ट्री लगती थी। गुलनार ने किरण को इशारा किया और वो दोनों नीचे बैठकर वहां से गुजर गईं। इस लेबॉर्ट्री से चंद कदम आगे गुलनार को फिर एक कमरा नजर आया, मगर वहाँ अंधेरा छाया हुआ था। गुलनार ने पहले तो कुछ सोचा, फिर खुदा का नाम लेकर लाइटर रोशन कर दिया। गुलनार, किरण, लड़कियों ने सरगोशी में अपने नाम सुने और ये देखकर खुशी से उनकी बाछें खिल गईं कि पांचों दोस्त जिंदा सलामत उनके सामने मौजूद थे। सिर्फ अंकल आसिफ के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों लड़कियों को असल हकीकत मालूम हो गई। वो जिस शख्स को कार में देख कर आई थी वो एक जुनूनी डॉक्टर और साइंसदान था और बड़े अजीबोगरीब तजर्बे करता रहता था। जिस वक्त अम्माद अली अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठे यहाँ से गुजर रहे थे, तो उस शख्स ने उन्हें रोका और अपनी बातों में फंसा कर यहाँ ले आया और छोटे से सिलेंडर में भरी गैस का बटन दबाकर उन्हें बेहोश कर दिया। जब वो होश में आए तो देखा कि वो जंजीरों से बंधे पड़े थे और जंजीरों में भी ताले लगे हुए थे। अब वो शख्स अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा था जो ज़रूरी सामान लेने शहर गया हुआ था। वो मुख्तलिफ जानवरों में इंसानी अज़ा लगाना चाहता था। दोनों लड़कियां ये सुनकर कांप गईं। इन जंजीरों से रिहाई हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि चाबियां हासिल की जाएं, जो उस जुनूनी डॉक्टर की जेब में थीं। लेकिन ये काम ज़्यादा मुश्किल न था, क्योंकि जिस सिलेंडर की गैस से डॉक्टर ने उन्हें बेहोश किया था वो वहीं पर एक कोने में रखा हुआ था। डॉक्टर के वहमो गुमान में बिना था कि उसे खुद उसके हथियार से बेबस कर दिया जाएगा। गुलनार ने वो सिलेंडर अपने हाथों में उठाया, मगर इससे पहले दोनों लड़कियों ने अपने मुंह और नाक पर वहां रखे पीने के पानी से कपड़ा गीला करके बांधा और लेबॉर्ट्री के करीब आकर सिलेंडर का रुख अंदर की जानिब करके बटन दबा दिया। गैस तेजी से निकली और जल्द ही वो शख्स बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। गुलनार और किरण ने कुछ देर और खड़े होकर गैस के खत्म होने का इंतज़ार किया और फिर अंदर जाकर डॉक्टर की जेब से चाबियां निकाल लीं। कुछ देर बाद सब आज़ाद खड़े थे। उन्होंने डॉक्टर को बांध कर गाड़ी में रख दिया और उसके दोस्त का इंतज़ार करने लगे। और जैसे ही डॉक्टर का दोस्त आया उन्होंने उसे भी काबू कर लिया और इस तरह इन खतरनाक इंसानों को पुलिस के हवाले करने का इरादा किया। आखिरकार वो वापस हुए। उनकी गाड़ी शहर की तरफ रवां दवां थी। अम्माद अली आसिफ से कह रहे थे, इत्तेफाक की बात है, ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि मैं किरण को साथ लाया और हमारे साथ ऐसा वाक़या पेश आया। खुदा के हर काम में मसलहत होती है। अगर मैं इन दोनों बच्चियों को साथ ना लाता तो न जाने हमारा क्या बनता। मगर जनाब, आपको ये मशवरा किसने दिया था और किसके खून ने बच्चियों की रहनुमाई की थी? आसिफ बेग ने बड़े फहरिया और मज़ाहिया अंदाज में ये बात कही तो सब के सब कहकहे लगाने पर मजबूर हो गए।
اور ہماری یہ کہانی ختم ہوئی۔ اللہ حافظ بچوں۔